राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसद निलंबित। दुर्व्यवहार के चलते पूरे शीतकालीन सत्र के लिए किए गए सस्पेंड। 11 अगस्त को किया था सदन में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल हुआ पास। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, संसद का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण। सदन में सवाल भी हो, शांति भी हो, सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश लागू नहीं हुए तो बनाएंगे टास्क फोर्स। सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर केंद्र से मांगा जवाब। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। कहा, ये एक आम मुलाकात थी, पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं हुई कोई बात। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केंद्र और राज्य सरकार पर वार। कहा, मनोहर सरकार में नौकरियों में हुआ घोटाला। कृषि कानून वापसी पर बोले, देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है मेट्रो सिटी का। चलिए मेट्रो सिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सोनीपत से बड़ी खबर आ रही है। कुंडली बॉर्डर पर बैठक चल रही, खत्म हो गई है और पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की ये बैठक थी। आपको बता दें कि बैठक के बाद 32 जत्थेबंदियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें 3 कानून रद्द होना किसानों की बड़ी जीत, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। बयान आया है, बयान में कहा गया है आंदोलन जारी रहेगा और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सोनीपत से, जहां कुंडली बॉर्डर पर बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हो गई है। और आपको बता दें कि ये बैठक पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की जा रही थी। बैठक के बाद 32 जत्थेबंदियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 3 कानून रद्द हो गए हैं और अब किसानों की ये बड़ी जीत है। तीनों कानून को रद्द होना किसानों की बड़ी जीत माना जा रहा है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा और आगे की रणनीति इस आंदोलन पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक के बाद 32 जत्थेबंदियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सोनीपत से बड़ी खबर, कुंडली बॉर्डर पर बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुंडली बॉर्डर पर बैठक चल रही थी। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। वहां पर सभी तमाम किसान नेता मौजूद हैं और सोनीपत से बड़ी जानकारी है। तो अब आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 1 दिसंबर की दोबारा बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर जो बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की ये बैठक थी, जिसमें जिन्होंने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 32 जत्थेबंदियों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान कहा है कि 3 कानून रद्द होना किसानों के लिए बड़ी जीत है। आज केंद्र सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून को संसद से संवैधानिक तरीके से वापसी कर ली गई है। बिल पास कर दिया गया है, जिसके बाद अब किसान इसे बड़ी जीत मान रहा है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब आंदोलन अभी भी जारी रहेगा। किसान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनीपत से संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, बैठक चल रही थी 32 जत्थेबंदियों की, जो कि अब खत्म हो चुकी है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबे दौर तक बैठक जारी रही है और बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि अब जो है तीनों कृषि कानून जो पूर्ण तरीके से रद्द हो गए हैं। तो इस बात को लेकर किसानों के अंदर खुशी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही खुलकर सामने आई है कि जो तीनों कृषि कानून जो रद्द हुए हैं, उसके बाद जो 4 तारीख को जो बड़ी बैठक होनी थी, वो 1 तारीख को बैठक का समय रख दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं किसानों में लंबे दौर तक जो 1 साल तक आंदोलन चला, तो काफी अब लोगों के जो किसान हैं उन पर काफी खुशी दिखाई दे रही है। 32 जत्थेबंदियों की आज जो बैठक रही है, और वो 32 जत्थेबंदी जो इस आंदोलन को लीड करते थे और जो आंदोलन को जो मजबूती के लिए प्रयासरत थे, आज उनकी अहम बैठक थी। और इस बैठक में यही निर्णय, सबसे बड़ा निर्णय यही लिया गया है कि जो तीनों कृषि कानून है वो पूर्ण तरीके से रद्द हो चुके हैं
तो अब किसान अभी घर वापसी नहीं है। आंदोलन अभी जो है 1 तारीख की जो बड़ी बैठक होगी उसके बाद ही कोई रणनीति बनेगी, उसके बाद ही कोई खुलासा मीडिया जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था और इस ऐलान में साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था कि कानून वापस लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद किसानों की यही मांग थी कि अब इसको संवैधानिक तरीके से वापस लिया जाए। अब संवैधानिक तरीके से किसान आंदोलन खत्म होने की बारी आ चुकी है क्योंकि इसको वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जैसा कि आपने बताया कि 1 दिसंबर को जो उनकी बैठक होनी है उसको लेकर उसकी तैयारी की जा रही है। आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा? जी बिल्कुल, ये क्योंकि 1 तारीख को जो है बैठक वो अहम बैठक है और इस बैठक में सभी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, जो किसान नेता हैं, वो शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो किसानों के अंदर जरूर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो किसानों की जो झोपड़ियां हैं वो कुछ ना कुछ जरूर सिमटती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी जो जल्दबाजी होगी कि हम खुलासा कर पाए, लेकिन 1 तारीख से जो है वो अहम तारीख होगी। बिल्कुल लाजपत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कानून वापस ले लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट का एक मरीज मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर नया मरीज मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट फैलता जा रहा है और उसका एक नया मरीज मिल गया है। दस्तक दे दी है नए वेरिएंट ने। सेक्टर 15 में ये आपको बता दें मरीज मिला है और जो कि पॉजिटिव पाया गया है। साउथ अफ्रीका से लौटा था ये शख्स, जिसको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट के पॉजिटिव होने की खबर बताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर नए वेरिएंट के मरीज मिलने की खबर सामने आई है। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना का नया वेरिएंट अब फिर भारत में अपना प्रकोप दिखाई दे रहा है और एक मरीज सामने आ चुका है। पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि वो साउथ अफ्रीका से वो शख्स आया था, जिसके कोरोना के नए वेरिएंट के पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ से ये खबर है। तो कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ते हुए दिख रहा है और इसी खबर पर हमारे संवाददाता निकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। अब कोरोना का नया वेरिएंट जिस तरह से नजर आ रहा है उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब एक और चंडीगढ़ में एक शख्स इससे पॉजिटिव मिला है। इसके बाद कैसा माहौल है वहां पर? हरकंप की स्थिति है क्या लोगों में? क्या लोगों में कहीं ना कहीं खौफ है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा लोगों में काफी खौफ नजर आ रहा है, क्योंकि शादी विवाह का सीजन है। लोग पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहे हैं। मास्क और 2 गज की दूरी तो अब लगभग खत्म हो चुकी है चंडीगढ़ में। जी, शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मास्क लगाकर दिखाई पड़ता है चंडीगढ़ में। जी, अगर विकेश नए वेरिएंट की बात करें तो ऐसा क्या है इस नए वेरिएंट में? लोगों को इसमें किस तरह से समझ में आता है कि ये नए वेरिएंट का प्रकोप इस पर फैल चुका है और ये इसका असर नए वेरिएंट का है? जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल में ही साउथ अफ्रीका से यात्रा करके एक व्यक्ति की जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। माना जा रहा है साउथ अफ्रीका में आया कोरोना का नया वेरिएंट कहीं इस मरीज को ना हो। जी, तो लोगों में भारी खौफ नजर आ रहा है। बिल्कुल विकेश, लोगों में खौफ नजर आ रहा है क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर अब बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में अब सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है ये कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें कहा जा रहा था कि बच्चों पर ये तीसरी लहर ज्यादा असर करेगी। हालांकि अब ये जैसे नया वेरिएंट का आया है, इसको देखते हुए बच्चों पर इस पे लेके डर बढ़ चुका है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए हैं अधिकारियों को कि कोई लापरवाही ना बरती जाए। अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, नए वेरिएंट को देखते हुए अब सरकार एक बार से फिर सख्त हो चुकी है और मास्क और 2 गज की दूरी बनाने के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकेश। तो अब साउथ अफ्रीका से एक शख्स लौटा था जिसके अंदर नए वेरिएंट का असर देखने को मिला है, पॉजिटिव पाया गया है। चंडीगढ़ से यह खबर है।
बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां कृषि कानूनों के वापसी बिल पर दोनों सदनों के मोहर लगने के बाद भी सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। वहीं बिल पास होने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव का बयान भी सामने आया है। योगेंद्र यादव ने आज के दिन को लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन बताते हुए कहा है कि तीनों कानून जिससे काले तरीके से लाए गए थे उसे कल मुहे तरीके से वापस ले लिया गया है। साथ ही योगेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि देश की जनता ने केंद्र सरकार के अहंकार को तोड़ दिया है। वहीं एमएसपी को लेकर योगेंद्र यादव ने कहा है कि 4 दिसंबर को हम दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक करेंगे। संयुक्त मोर्चे ने पहले दिन से एमएसपी को अपनी प्रमुख मांग में रखा है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, एमएसपी की मांग हमने आज नहीं जोड़ी है, दिल्ली आने के बाद नहीं जोड़ी है। 14 अक्टूबर को जब पंजाब के संगठनों ने 14 अक्टूबर पिछले साल जब पंजाब के संगठनों ने पहला मेमोरेंडम दिया था, तब उसमें एमएसपी के 3 पॉइंट जोड़े गए थे। एमएसपी की मांग थी, है और रहेगी। बाद अब दोनों सदनों में मोहर लग चुकी है बिल वापसी की, जिसके बाद कुंडली बॉर्डर पर अभी भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं फरीदाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं। साथ ही फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा और विधायक राजेश नागर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 दिवसीय अंत्योदय परिवार मेले का रिबन काटकर उद्घाटन किया है और मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचना सरकार का कर्तव्य है। साथ ही साथ तिंगाव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने बताया है कि अंत्योदय परिवार समृद्धि उत्थान योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। आदमी को लाभ में जिस चीज में जिसकी जरूरत हो, एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय 1,80,000 से कम है उसको लोन, ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको जरूरत है उस तक पहुंचाना, ये सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए मेले का आयोजन है। हमें सभी साथी मिलकर इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिले। हर चीज का जितने मेलों से और जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, उससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। आने वाले समय में फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये काम की विकास की सरकार है। अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ मिले और जो प्रधानमंत्री ने करना था किसानों को लेकर दिया, किसानों के हित में करा था और देश के हित में वापस ले लिया। अब महेंद्र जी का कोई कहने का उचित नहीं। और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिही गांव के विकास के लिए अब विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने रामलीला मैदान में लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर युवा बीजेपी नेता अजीत नंबरदार ने विधायक नरेंद्र, आपको बता दें, अपील की है कि गांव के विकास को और अधिक गति दें, क्योंकि यहां जन समस्याएं हो रही है और लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। संत सूरदास की जन्मस्थली है, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक इस गांव से निकलते हैं, लेकिन यहां विकास उस गति से नहीं हुआ है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि अमृत योजना के तहत सिही गांव के कार्यों का खाका भी तैयार किया गया है। जड़ तक नहीं जाओगे, बुजुर्ग क्या कहते थे, जड़। देखिए, हमारी फरीदाबाद विधानसभा का सिही गांव सबसे पुराना गांव है, बाबा सूरदास की जन्मस्थली है। बहुत बड़े बड़े इस गांव से राजनीतिक लोग निकले, पर इस कारणों से इसका उतना विस्तार नहीं हो पाया, इतना विकास नहीं कर पाए। आज यहाँ रामलीला मैदान में हम आए हैं, देख के बड़े हैरानी होती है। अभी तक कच्चा है, पूरा सरदारियाँ बैठती है, इसमें टाइल लगाने का हमने आज काम का शुरुआत की है। और सिही गांव की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है
सीवर लाइन का जो पानी यहाँ निकासी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए हमने सी गांव में जो 10 एकड़ ज़मीन तलाश की है, उसमें एक सुंदर पौंड, जिसमें पौंड भी होगा, आसपास घूमने के लिए जगह होगी, जिसमें हमारे बुजुर्ग और बच्चे, हमारी महिलाएं सुबह और शाम सैर कर पाएंगी। इस तरह का एक बनाने का हमने प्रोविजन किया है। जी बच्चों को बुला लिया, बुजुर्गों को सारे। और फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 16 में सड़क किनारे इंटरलॉक टाइलिंग लगाने के कार्य का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने लोगों को स्वच्छता को लेकर भी जागरूक किया है और कार्यक्रम के संयोजक अंदरौजा अजरौंदा से बीजेपी मंडलाध्यक्ष कुलदीप साहनी और स्थानीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता का स्वागत किया है और क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा भी की है। और इस मौके पर सेक्टर 16 की सीवरेज समस्या के निदान को लेकर भी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों को आश्वासन दिया है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सड़क के दोनों ओर उड़ती धूल पर अंकुश लगाने के लिए रंगीन इंटरलॉक टाइलें लगाई जाएंगी, क्योंकि धूल से काफी प्रदूषण होता है और वर्तमान में जिस तेजी से प्रदूषण फैल रहा है उसे कम करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प साबित होगा। 16 में कुलदीप साहनी जी के निवास पर पार्क में आया हूँ। पार्षद जी हमारे साथ हैं, छत्रपाल जी। हमने एक सफाई की मुहिम शुरू की है। लोगों को मोटिवेट करना है कि गीला और सूखा कचरा, वो जो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अलग से हम दिए प्रशासन ने, उसमें जरूर डालें, जिससे कि अगर हम ओरिजिन ऑफ कचरा है, मलबा है, उसको दूर कर देंगे तो मुझे लगता है पूरा शहर साफ होगा। स्टार्टिंग में एक दूसरी मुहिम शुरू करने के लिए उसको भी सूचना देने आए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एनजीटी की रोक है, 10 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं कि जो मलबा, जो लोग मकान रिपेयर करके छोटा मोटा मलबा नहीं उठा पाते हैं, उसको भी उठाने की मुहिम शुरू कर रहे हैं, उसको शुरुआत कर रहे हैं। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां सफाई को लेकर पार्षद अश्वनी शर्मा ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी जनता का पैसा कार्यक्रमों में बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील है, जिसके बाद भी स्वच्छता भारत की बात करते हैं। वहीं शर्मा ने कहा है कि प्रदेश का सबसे ज्यादा बजट वाला निगम होने के बाद भी यहां सफाई कर्मियों के पास सामान तक नहीं है, जिसके चलते उन्हें काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अश्वनी शर्मा ने कहा है कि इस तरह पैसा बर्बाद करने के बजाय अधिकारियों को शहर की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। एडिशनल कमिश्नर मैम डॉक्टर वैशाली शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। मैडम स्वागत है। विदाउट कार्यशैली पर पूरी वो हैगी, इसमें हम सभी जिम्मेवार भी हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम ठीक है, हम आवाज उठा रहे हैं, पब्लिक की आवाज उठाना हमारा काम है, लेकिन सारा काम कागजों के अंदर है, धरातल पर नहीं है। मैं आपको एक बता देता हूँ कि मेरे 8 महीने तक मेरे वार्ड के अंदर स्वीपर के पास रेहड़ियां तक नहीं थी। किसका स्वच्छ भारत बना लेंगे ये? मेरी रेहड़ियां आई हैं और अभी भी पूरी रेहड़ियां नहीं आई है। शहर में रोड 2400, 2600, 2700 करोड़ का एमसीजी गुड़गांव और स्वीपरों के पास रेहड़ियां नहीं। वहीं फरीदाबाद में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है और अधिकारी गहरी नींद सोए हुए हैं। दरअसल फरीदाबाद आगरा नहर में अक्सर लोगों के घरों का गंदा पानी और कंपनियों के केमिकल डाले जाते हैं, लेकिन प्रशासन इन चीजों से बेखबर है। आगरा नहर में सीमेंट के खाली कट्टे धोए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण का बढ़ावा मिलता है और अधिकारी भी इन मामलों को नकेल कसने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं और आगरा नहर को दूषित करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। आपका बता दें कि इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता धीरज कौशिक ने। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण की बात करें या जल प्रदूषण की बात करें,
अपने चरम स्तर पर पहुंचा हुआ है। कहीं ना कहीं प्रदूषण पूरी तरह से फरीदाबाद में फैला हुआ है। प्रशासन इस पे नकेल कसने में कहीं ना कहीं नाकामयाब दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये आगरा नहर का नजारा, जहां पे आप देख पाएंगे कि किस तरह से सीमेंट के कट्टों को यहाँ पे धोया जाता है। यहाँ पर ये नहर किसी समय पे बहुत शुद्ध पानी इसका बताया जाता है, लेकिन कंपनी और इस तरह के लोगों ने इसको गंदा करके रख दिया। कहीं ना कहीं कंपनियों का केमिकल इसमें डाला जाता है। और यहाँ पर ये आगरा नहर है, चंदावली पुल के पास की हम बातचीत कर रहे हैं, जहां पर आपके सामने आप विजुअलों में देख पाएंगे किस तरह से सीमेंट के कट्टों को यहाँ पे धोया जाता है। हम लोग बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ से ये कट्टे आते हैं और किस लिए धुले जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, कौन ये काम इनसे करवा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम? हाँ जी, सचिन। सचिन भाई, कौन धुलवा रहा है? किसके हैं कट्टे यहाँ पे जो धो रहे हैं आप? वो कट्टे उनके हैं, वो उधर खड़े हैं भैया। कोई परमिशन ले रखी है यहाँ पे कट्टे धोने की? परमिशन की तो उनको ही पता हो भैया, हम तो मजदूर आदमी है। कब, कितने दिनों से ये काम चल रहा है यहाँ पे? अरे 1-1.25 महीना हुआ है भाई। 1-1.25 महीना से ये काम चल रहा है। किस तरह जल को दूषित किया जा रहा है ये आप हमारी खबर में देख पा रहे हैं। प्रशासन आंखें मूंदे सोया हुआ है। कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। फरीदाबाद के अंदर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण खूब अपने सतर पर चल रहा है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन प्रशासन अपनी कुर्सियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर खबर के लिए धीरज को। वहीं फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज रौंदा मोड़ पर आने जाने वाले सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया है, और जिससे सर्दी के मौसम में होने वाले एक्सीडेंट से बचाव हो सके। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का कार्य कर रही है, जिससे सर्दी के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले एक्सीडेंट से बचाव किया जा सके। ट्रैफिक एसपी ने इस पर कहा है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही रोड पर घूमने वाले आवारा पशुओं के सींगों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि ताकि इससे किसी भी तरह का हादसा ना हो सके, लोगों ने भी पुलिस की इस पहल की सराहना की है। आज जैसे फॉग सीजन, धुंध का सीजन स्टार्ट होने वाला है, और इसमें हम साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, इनके रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहे हैं ताकि आने वाले सीजन में, धुंध के सीजन में उनका एक्सीडेंट ना हो। इस बार हमने आवारा पशुओं के सींग है उनके ऊपर भी रिफ्लेक्टिव टेप लगाए हैं ताकि वो भी जो एक्सीडेंट का कारण ना बने और किसी की प्राण हानि ना हो। बढ़ते आगे, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ के 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापा मारकर 2 दलालों को लिंग जांच करने के रंगे हाथों पकड़ लिया है और उनके कब्जे से 30,000 रुपए बरामद भी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई फर्जी ग्राहक के माध्यम से की है। फिलहाल टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर की मशीन को सील कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी घटना का वीडियो बनाया है और फिर दोनों दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है और कागजातों की जांच भी चल रही है। मिस्टर जसवंत जी जो नायब तहसीलदार है उनको अपॉइंट किया गया इसके लिए, और टीम ने यहाँ पे एक फर्जी ग्राहक बनाया और फर्जी ग्राहक बनाकर टाउट जो है क्या नाम जिसका नाम जयदेव है उसके पास भेजा गया और उसे डील करी गई। लगभग इनकी डील जो है 60,000 में तय हुई थी और 60,000 में से उसने 30,000 रुपये एडवांस में मांगा था। तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 2 अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापा मारा है, जहां पर मशीनें भी बरामद की गई है, जिसे सील कर दी गई है और पूरी घटना का वीडियो बनाया गया था, जिसके तहत ये छापेमारी की और दोनों दलालों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है और कागजातों की जांच भी की जा रही है। और अगली खबर गुरुग्राम के बादशाहपुर से है, जहां सेक्टर 68 की सड़क पर चलती लग्जरी कार में भयंकर आग लग गई है और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सुनसान सड़क पर कार घंटों तक जलती रही। दमकल विभाग और पुलिस को कई घंटे बाद आग की सूचना मिली थी और आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना देर रात 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देर रात की ये घटना है
और देखते ही देखते आग जलकर पूरी तरह से राख हो गई, पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि जो कार चालक था उसने समय रहते अपने आप को कार से कूदकर बचाया, अपनी जान बचाई, लेकिन काफी समय तक दमकल विभाग वहां पर नहीं पहुंचा, प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा। जिसके बाद जब उन्हें सूचना प्राप्त हुई, कुछ घंटों बाद दमकल विभाग वहां पे पहुंचा, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी, चलते चलते ये आग लग गई कार में। हालांकि अब तक वजह का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किस वजह से आग लगी है इस कार में, लेकिन सुनसान सड़क में रात के 12 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब लग्जरी कार में, चलती हुई कार में आग लग गई। गुरुग्राम के बादशाहपुर की यह खबर है, जहां के सेक्टर 68 में चलती हुई लग्जरी कार में भयंकर आग लगी है। और हालांकि जो कार चालक था उसने अपनी सूझबूझ के साथ अपने आप को कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है और कार घंटों तक जलती रही। लेकिन कई देर बाद दमकल विभाग और पुलिस को इसकी खबर मिली, जिसके बाद वो वहां पहुंचे, लेकिन अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कार में आग लगने की क्या वजह रही। देखते ही देखते आग भयानक रूप लेती गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से, कितनी तेजी से कार पूरी जलती जा रही है। और ऐसे में ये खबर आपको बता दें, घटना देर रात 12 बजे की है। हालांकि कार चालक ने अपनी जान बचा ली है, किसी की जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।